हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं बहुत एक एक्साइटिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हमारा जो लोगो है ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष का, वो बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये लोगो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आप भी अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, आप भी ये सोच सकते हैं कि लोगो किस तरह का बनेगा, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली हम दोनों ही, मैं एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर और आप एज अ स्टूडेंट, दोनों ही ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो हम नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने की। आज का जो पार्ट है वो पिछले पार्ट से लिंक्ड है, इसलिए पहले 3 वीडियोस देखना जरूरी है। प्लीज देखिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और लेट्स स्टार्ट, ठीक है? ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ये नीट के बारे में, एग्जाम कैसे होता है, कौन सा एग्जाम होता है, कौन कौन से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा पिछली बार कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, मसल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है? और एल्वेलाई से जो है एटमॉस्फेयर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई में हो रहा है। और कौन सा कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, ये आप लोगों को पता है। नहीं पता है तो पिछला वीडियो देखिए। और आज हम ये बताने वाले हैं कि इसके आगे अब क्या होगा, राइट? तो आज हम बताएंगे कि एक्सचेंज तो हो गया, चलिए गैसेस का। आपने एल्वेलाई को, सॉरी फॉर दैट, एल्विलाई को ऑक्सीजन दे दी, आपने टिश्यूज को ऑक्सीजन दे दी, आपने एल्विलाई को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, आपने सारा एक्सचेंज कर लिया। क्या? नाउ व्हाट? तो एक्सचेंज होने के बाद अब ट्रांसपोर्ट भी होगा गैसेस का, राइट? ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड जो है वो 97% ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है बाय आरबीसीज इन द ब्लड। आरबीसीज आर रेड ब्लड कार्पोसेल्स। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज इज, छोटा सा क्वेश्चन है, याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो हम अगले वाले चैप्टर में कवर करेंगे। 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ओके, अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का 97% जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है थ्रू आरबीसीज, 3% होता है प्लाज्मा के थ्रू। आरबीसीज का और प्लाज्मा का रोल कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट पे भी है, लेकिन कम है। देखते हैं, 25%, 20 से 25% आरबीसी का रोल है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। और 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक मेजोरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट आयंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है? बाइकार्बोनेट आयंस, राइट? तो 97% ऑक्सीजन थ्रू आरबीसीज, 3% थ्रू प्लाज्मा, 20-25% of CO2 through RBCs, 70% of sorry for that, 70% CO2 through bicarbonate and 7% CO2 in dissolved state through plasma. Okay, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे आप बताइए ब्लड और प्लाज्मा के बीच में डिफरेंस, ठीक है? ये डू इट योरसेल्फ है। बड़ी आजकल डू इट योरसेल्फ वीडियोस चलती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्या आप कुछ देखते हैं, कुछ बनाते हैं, उसको खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो कंसेप्ट बताइए, कंसेप्ट चेक मैं आपका करना चाहता हूँ कि आप ब्लड और प्लाज्मा के बीच में डिफरेंस बताइए, ठीक है? अब आते हैं हम, ये तो फैक्ट्स थे, ये तो जितने भी थे फैक्ट्स थे। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा सा, ठीक है? तो ये मेरा, मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग रेड कलर पिगमेंट है, ये मेरे ख्याल से बहुत फंडामेंटल फैक्ट है, सबको पता होगा, ठीक है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये भी एक फंडामेंटल फैक्ट है, रिवर्सिबल मैनर में बनाती है, रिमेंबर। यहाँ पे ये है कि वैसे आपको चीजें याद हैं, पता होती हैं, बट ये होता है कि एग्जाम टाइम पे हमें तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और तीनों सब्जेक्ट्स में भी ऐसा नहीं कि एक एक चैप्टर आ रहा है। तीनों सब्जेक्ट्स में चैप्टर बहुत सारे आते हैं, तो एक छोटी छोटी चीजें, नुआंसेस, बहुत छोटे छोटे, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया, ये हो गया, ये एग्जामिनर इसमें थोड़ा सा आपको घुमा सकता है, लेकिन घूमना नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप नहीं फंसेंगे, नहीं घूमेंगे। तो रिवर्सिबल मैनर में आप इसको देख सकते हैं।
अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, जिसमें मैंने एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को जो बीच में सेंटर में है उसको 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ दिखाने की कोशिश करी है। मैक्सिमम 4 होते हैं। आपकी एनसीईआरटी किताब में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 4 हीमोग्लोबिन, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकते हैं, राइट। आइए, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, डिपेंड करता है प्राइमरली किस पे डिपेंड करता है, PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे। डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द H प्लस आयन कंसेंट्रेशंस, टेम्परेचर एंड PCO यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, टेम्परेचर क्या है, और H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन क्या है। जो आगे वाला आने वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज 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 बहुत ध्यान से ये वाला पार्ट समझिए। Sigmoidal curves is shown when percent saturation of hemoglobin with oxygen यानी percent saturation of hemoglobin with oxygen versus partial pressure of oxygen in mm of Hg is shown। ठीक है, ये एक सिग्मोइडल कर्व आता है। आपको इसके बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, पर इतना जरूर जानने की जरूरत है। अगेन मैंने बताने के लिए, समझाने के लिए एक हीमोग्लोबिन और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को साथ में यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ओके, इसी को आप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि परसेंटेज saturation of hemoglobin विदाउट ऑक्सीजन या विद कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ऑक्सीजन डिसोसिएशन करनी होगा, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है वो सिग्मोइडल ना शो करे, वो कोई दूसरा पैटर्न शो करे। ठीक है, तो एक एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है एग्जाम टाइम में भी और ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, वो पहली बात तो एफेक्ट्स देखने में मदद करता है। आपको समझ आता है कि कौन कौन से एफेक्ट्स जो है वो आ रहे हैं। वो डिफाइन करता है कि कौन कौन से एफेक्ट्स जो है वो कौन कौन इफेक्ट करता है आपके ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। पहला आपका H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यानी आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का यहाँ मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन का मतलब हुआ आपके पीएच, आपके ब्लड की पीएच। आपके ब्लड की पीएच 7.4 होती है। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। और आपको ये जान के ताजुब होगा कि अगर आपका 7.4 से 7.2 भी ब्लड चला गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी एंड यू विल बी गॉन डेड। इतना फाइन ट्यूनिंग होता है। इसलिए यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है वो समझने के लिए। अगेन सिर्फ पीएच का रोल नहीं है, रोल यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का भी है। तो ऑन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन ऑन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ किस तरह से बाइंड करता है, ये सारी चीजें आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से मिलती है। तो थोड़ा सा पीछे का रिकैप करते हैं। ठीक है, हम ये जानते हैं कि सॉरी हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है, एल्विलाई में 104 है, डीऑक्सीजनेटेड में 40 है 40, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 95 95 और टिश्यूज में 40 अगेन 40। ये फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है एटमॉस्फेयर में, एल्विलाई में 40 है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में 45 45 है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड में 40 है, टिश्यूज में अगेन 45 है। ये मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, इसका रीजन आपको अभी समझ आएगा। अब देखिए, लॉजिक लगाइए। मैंने फिर से कहा, बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी को बहुत डिफेम किया जाता है कि इसमें तो रटना पड़ता है, इसको तो रट्टू तोते की तरह रट लो। नहीं भाई, एक बार इसे समझ लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा नाम श्रीश है, अगर आप मुझे श्रीश के नाम से जानते हैं या मुझे बुलाना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाएंगे ना, आप मुझे किसी XYZ नाम से तो नहीं बुलाएंगे। तो बायोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स के नेम का क्लासिफिकेशन, अगेन नेम का क्लासिफिकेशन इसलिए है साइंटिफिक, ताकि यूनिवर्सली उन्हें एक कॉमन नेम से बुलाया जा सके। अब आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं, महाराष्ट्र वगैरह में बटाटा कहते हैं, किसी और लैंग्वेज में कुछ और कहते हैं।
इसलिए हमें नाम याद करने पड़ते हैं, और इसलिए मिसकंसेप्शन है कि बायोलॉजी बड़ा रटने वाला सब्जेक्ट है भैया, इसमें दिमाग तो लगता ही नहीं है। लगाइए दिमाग, मैं बताता हूँ। एल्विलाई और टिश्यूज। अब यहाँ पे आप देखिए कि एल्विलाई का क्या मतलब है। एल्विलाई में हाई पीओ2 है, आप देख रहे हैं एल्विलाई में हाई पीओ2 है, लो पीसीओ2 है, लो पीसीओ2 है, लो टेम्परेचर, लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है। जब लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, यानी pH ज्यादा है, ठीक है। तो फेवर्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। इसका और डीप में कंसेप्ट आप मेडिकल साइंस जब पढ़ेंगे, जब आप फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स समझ रहे होंगे, तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। मैं खुद भी इसको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, बट अभी चूंकि हम एक रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। वो डेप्थ में जाने लगेंगे तो इसके ऊपर पूरी किताबें हैं, तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको। बेसिक फंडा समझिए। एल्विलाइन में हाई पीओ2 है, लो पीसीओ2 है, लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, लो टेम्परेचर है, फेवर्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड टिश्यू में क्या है? लो पीओ2 है, हाई पीसीओ2 है, हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन है, यानी पीएच लो है दोस्तों, ठीक है। हाई टेम्परेचर है, तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपने खूब एक्सरसाइज करी, ठीक है। आप आपने कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशन सॉन्ग सुन लिया, चक दे इंडिया टाइप का या दंगल दंगल टाइप का, ठीक है, और आपने खूब दौड़ लगा लिया, खूब एक्सरसाइज कर लिया, हैवी लिफ्ट कर लिया। अब आप थक गए। जब आपने एक्सरसाइज करी तो क्या हुआ? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, आपकी बॉडी का पीएच घटा, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आता है। हर चीज दूसरी लिंक से चीज से लिंक्ड है बेटा, ये बात समझ के रखना। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, पीएच डिक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हुआ कैटाबॉलिज्म की वजह से, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस होगी, ईटीसी साइकिल होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो आपकी जो टिश्यूज है, आपकी जो सेल्स है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीओ हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होगा, टूटेगा और टिश्यूज तक पहुंचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? प्लीज बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, समझ आया? आपने बहुत दौड़ भाग करी, आपने एक्सरसाइज करी, आपने वेट लिफ्टिंग किया, आप उसमें आ गए। क्या हुआ कि अब आपका पीसीओ2 बढ़ गया, पीसीओ2 बढ़ गया, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, पीएच डिक्रीज हो गई लैक्टिक एसिड या लैक्टेट के फॉर्मेशन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ गया, खून में गर्मी आ गई। अब आपके टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए, तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध के नहीं रखेगा, आपकी सेल के रिक्वायरमेंट है, तो डिसोसिएशन हो जाएगा, वही हो रहा है। और जब आपका पीओ2 हाई है, ठीक है, टेम्परेचर भी लो है, नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा एल्वेलाइन में। क्यों एल्वेलाई में फॉर्मेशन हो रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बेटा? ये भी बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। वो आप सोचो, हर चीज मैं नहीं बताऊंगा, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नीट के लिए तैयारी नहीं दे रहा, मैं आपको ये तैयार कर रहा हूँ कि आप एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे फिजिशियन या एक अच्छे जो मेडिकल स्टूडेंट है वो कैसे बनोगे। इसलिए थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं हम। ओके, तो ये है जब आपका इन लंग सरफेस होता है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो चार, हीमोग्लोबिन जो है चार ऑक्सीजन से जो है क्या होती है, अटैच होती है, लेकिन टिश्यू सरफेस पे डिसोसिएट होती है, ठीक है। ये एनिमेशन नहीं चल रहा है इसमें, मैं कोशिश करूंगा कि एनिमेशन चले, ठीक है। तो एक फैक्ट अगेन आ गया, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। फिर वही पहले वाली बात कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, कहां से? फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, क्योंकि टिश्यू को रिक्वायरमेंट है, राइट। ये देखिए, जैसे ही मैंने वो प्रेस किया, तो अब देखिए, अगर आपने चेंज देखा होगा, तो सारी की सारी जो एट टिश्यू सरफेस
डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, समझ में आया कि टिश्यू का हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से टिश्यू लेवल पे डिसोसिएशन होता है। पॉज करके दोबारा एनिमेशन प्ले करिएगा, ठीक है। अब आते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? अभी तक तो ऑक्सीजन की कहानी थी। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%, जैसा कि मैंने बताया। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू PCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो। लेकिन 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 दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि बाइंडिंग कैसे हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाइंडिंग नेगेटिवली इफेक्ट होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है तो बाइंडिंग पॉजिटिवली इफेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए 20 से 25% ज्यादा है, पिछली वाली क्लास में बताया था। हर चीज लिंक्ड है, फ्लो में है, इसलिए एक भी लेक्चर अगर आप मिस करोगे तो आप मिस करोगे, ठीक है, बहुत कुछ। तो अब हम ये देखते हैं अगेन, एल्विलाई में आप देखिए हाई PO2 है और लो PCO2 है, तो डिसोसिएशन ऑफ फ्रॉम CO2 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, और यहाँ पे प्लेस की स्पेलिंग थोड़ी गलत है बेटा, वो PLAC होना चाहिए, मैंने PLC लिखा है। टिश्यू यहाँ पे हाई PCO2 है, यहाँ पे लो PO2 है, और मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स, ठीक है। अगेन लो PO2 पे ज्यादा डिपेंडेंट है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, ओके। तो अब तो हमने ये पढ़ा था कि 20 से 25% तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई भी आपकी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ। बाकी बाकी एंजाइम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम्स, 10 to the power शायद 7 रिएक्शंस पर सेकंड करता है ना, वो फैक्ट भी याद रखिएगा, आ सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है, फ्रॉम द टिश्यूज इट इज डिलीवर्ड टू एल्विलाई, क्योंकि एल्विलाई इज द मेजर और द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। RBCs contain very high amount of enzyme carbonic anhydrase, इसीलिए मैंने very high को थोड़ा बोल्ड कर दिया। और प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपकी NCERT किताब के फैक्ट है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब देखो दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड H2O से बाइंड कर रहा है, H2CO3 बना रहा है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस HCO3 माइनस बना रहा है और H प्लस बना रहा है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम टिश्यू और एल्वेलाई पे फिर से। टिश्यू में क्या है? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कैटाबॉलिज्म के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया, आपने एक्सरसाइज करी, आप भागे, आपने वेट लिफ्ट किया, कैटाबॉलिज्म हुआ। कैटाबॉलिज्म मतलब रिएक्शन का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, प्रेप साइकिल हुआ, ETC चले, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो भाई हायर PCO2 होगा कि नहीं? जब होगा तो टिश्यू में डिफ्यूजेस इनटू द CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड प्लाज्मा, ठीक है। और एल्विलाई में लो PCO2 है तो द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड फॉर्म CO2 एंड H2, ठीक है। पिछली वाली रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। और टिश्यूज में CO2 H2O के साथ मिलके कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस बनाती है और HCO3 बनाती है। और कैटाबॉलिज्म चूंकि H प्लस आयंस बनाती है, इसीलिए pH डिक्रीज होता है, H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। जब आप आगे मेडिकल साइंस में बायोकेमिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट बफर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर्स फॉर योर
information are any substances that are a combination of a strong acid and a weak base, or vice versa, that resist change in pH, small change in pH to be more accurate. ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद कर लीजिए, समझ आ जाएगा। तो टिश्यू में क्या है, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप्ड है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस की तरह की शक्ल में, और एल्वेलाई में रिलीज आउट होती है CO2। ठीक है, 100 ml of deoxygenated blood carries 4 ml of carbon dioxide to alveoli। वहां पे 5 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा था नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml कर रहा था, या 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कर रहा है। ठीक है, ये अगेन स्नैपशॉट्स हैं, कुछ छूटा है नहीं मेरे हिसाब से, बाकी अगर कुछ छूटा है तो प्लीज पढ़ लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपको आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी है, लेनिंजर पढ़ोगे आप, स्ट्रायर पढ़ोगे आप, गाइटन पढ़ोगे, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ोगे, मेडिकल की, फार्माकोलॉजी की पढ़ोगे, और मेडिसिन पढ़ोगे, सर्जरी की किताबें पढ़ोगे। ठीक है, इम्यूनोलॉजी पढ़ोगे, पैथोलॉजी पढ़ोगे, तो उसके लिए रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो अभी से वो आदत डाल। ठीक है, ये कुछ स्नैपशॉट्स थे, पॉज करके आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं आपका, आप सभी का। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज, चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो लोग देख रहे हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने फिर कहा है कि 10 मार्च से 20 अप्रैल आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चलेगा। ठीक है, और अगेन थैंक यू सो मच। ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।